चलिए, तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण देखने वाले हैं। 22 फरवरी को सीजीपीएससी के एग्जाम होना है और आप सभी को पता होगा सीजीपीएससी में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से पूछा जाता है। तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स है। ठीक है, ये नोट्स इस प्रकार से जो दिखाई दे रहे हैं ना, यही नोट्स है हमारा इकोनॉमिक सर्वे का, जिसको मैं एप्लीकेशन में शेयर कर दूंगा। हमारे ऐप में इसको फ्री में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन होता है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा होगा। ये व्हाट्सअप नंबर है 8770183315। उसमें आप लोग मैसेज करिएगा, आपको हम जो इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ मतलब ये पीडीएफ फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग आज समझने वाले हैं, देखने वाले हैं इसमें क्या क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ थ्योरी नहीं ना, ध्यान रखेंगे। ये देखो इस प्रकार से इसको तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक के सीजीपीएससी और व्यापम में पूछे गए जो क्वेश्चन है ना, उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रख करके 2024-25 के आधार पर नया नया डेटा इसमें डाला गया है। जैसा पैटर्न क्वेश्चन, जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है उसी पैटर्न पर नए क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं और उसके बाद इसको बनाया गया है। ठीक है, मतलब एकदम अपडेटेड है। और सबसे अच्छी बात क्या है, 2025-26 में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 25-26 में भी जो अभी जैसे कि आप देखेंगे आबकारी आरक्षक में क्वेश्चन पूछा गया 2025 में, 26 में महिला एवं बाल विकास वाले हुआ था, सीजीपीएससी ने कंडक्ट कराया था, है ना। ये अभी शायद जनवरी के आसपास हुआ था एग्जाम, 25 का एग्जाम था ये। तो 25-26 में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 24 में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डाला गया। देखो यहाँ पर ये सीबीजेएम में पूछा गया था, अपेक्स बैंक वाला 2025 का एग्जाम है। तो नए जो क्वेश्चन है, अपडेटेड जो नए जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सब को भी शामिल करके इस नोट्स को तैयार किया गया है और इसी को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये मानकर चलिएगा कि सीजीपीएससी अगर आपको दिलाना है तो ये नोट्स आपके लिए एकदम रामबाण रहेगा। मतलब इसको आप कवर कर लेते हैं, इतना ये नोट्स है, ज़्यादा नहीं, 50 पेज का है। 50 पेज का नोट्स अगर आप चाट जाते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं, तो कृषि, उद्यानिकी, है ना, वन, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई, उद्योग, खनिज, ये दुनिया भर के जितना भी टॉपिक होते हैं छत्तीसगढ़ का पूरा आपका कवर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको शुरू करते हैं और फटाफट देखते हैं। मैं 1 घंटे में कोशिश करूंगा पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण को मैं कवर करूँ, एक सरसरी तौर पर, रिविजन के तौर पर। ठीक है, हालांकि हमारे एप्लीकेशन में इसका डिटेल वीडियो डाला गया है ना, चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसको मैं अनलॉक कर दूंगा, ठीक है, लॉक होगा तो उसको अनलॉक कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करिए या फिर एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन में चेक करेंगे, वहाँ पर रहेगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, वहाँ पर लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करिएगा। चलिए, किसी भी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, तो ये इंडेक्स है, यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक को कौन कौन से पेज नंबर में कवर किया गया है उसको ये लिखा गया है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। उसी के आधार पर हम लोग पहला जो हमारा टॉपिक, मतलब पहला जो आज हमारा रहेगा, आज नहीं मतलब पूरा का पूरा हमको आज कवर करना है, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ का आर्थिक समीक्षा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये आर्थिक समीक्षा को डिस्कस करेंगे। मतलब इसमें मुख्य रूप से हम लोग छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, तो मेन हम लोग छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण में जीएसडीपी के बारे में बात करेंगे ना, ये जीएसडीपी के बारे में बात करते हैं, है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं। अगर इसी को अगर हम देश के बारे में बात करेंगे तो वो जीडीपी कहलाता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, और यहाँ पर ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो जाता है अगर राज्य के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले समझिएगा ये जीडीपी होता क्या है और ये जीएसडीपी होता क्या है, इनमें कौन कौन से क्षेत्र का कितना कितना प्रतिशत योगदान है उसको समझिए। भारत में कितना है, हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है, दोनों को यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, है ना। मतलब कौन कौन से क्षेत्र का कितना कितना प्रतिशत योगदान है, दोनों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी के डेटा को हम लोग यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये भारत का जीडीपी होता क्या है उसको पहले समझिए, सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है उसको समझिए। एक सिंपल भाषा में आप यहाँ पर देखेंगे तो एक निश्चित समय जैसे कि 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। भारत देश इस प्रकार से आप बनाएंगे, ये हमारा भारत देश इस प्रकार से आप मैप तैयार करिए, है ना, जैसे ऐसे ही। ठीक है, भारत देश क्या है हमारा इस प्रकार से, इसका एक घरेलू सीमा है। तो भारत देश के घरेलू सीमा के भीतर, है ना, यहाँ पर इस प्रकार से 1 वर्ष में जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा, है ना, उत्पादन वस्तुओं का होगा, सर्विस तो दिया जाता है, तो वस्तु और सेवाओं का
जो मौद्रिक मूल्य रहेगा, अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य रहेगा, उसे क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जैसे मानकर चलो एक साल में इस भारत देश के अंदर हमने 10 पेन बना लिए, इस प्रकार के जो पेन है हमने 10 पेन बनाया, ठीक है। एक पेन का मूल्य है कितना? 10 रुपए। तो हम 100 रुपए का हम लोगों ने उत्पादन किया, तो वस्तु का उत्पादन मूल्य हो गया, मतलब कि वस्तु का जो अंतिम उत्पादन मूल्य है वो हो गया। इसी प्रकार से मानकर चलो मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, तो मेरा एक एक ऑनलाइन क्लास का समझिएगा कि 100 रुपए का मैं बैच आपको दे रहा हूं, ठीक है। मैंने 100 रुपए का बैच मतलब 100 रुपए का जो बैच है 2 स्टूडेंट को मैंने बेच दिया, मानकर चलो, है ना, 2 स्टूडेंट को मैंने सेल किया, तो 200 रुपए का मेरा क्या हो गया? मैंने सेवा प्रदान कर दिया। तो वहां पर सर्विस जो मैंने दिया, जो सेवा दिया वो 200 रुपए का, और पेन उत्पादन हुआ था 100 रुपए का, कुल मिलाकर 300 रुपए का उत्पादन हुआ। तो वही 300 रुपए क्या हो जाएगा? यहाँ का जीडीपी हो जाएगा, ठीक है। अगर बाकी सभी चीजें उत्पादित नहीं हो रही हैं, बस वही चीज जो अभी मैं बताया 300 रुपए का उत्पादन हुआ है, तो वही हमारा भारत देश क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। यही चीज अगर हम राज्य के बारे में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग क्षेत्रों को योगदान रहेगा, सभी क्षेत्र का रहेगा ना। कृषि का भी, कृषि के माध्यम से भी उत्पादन होता है ना, उद्योग के माध्यम से भी उत्पादन होता है, सेवा के माध्यम से भी सर्विस दिया जा रहा है, तो वहां पर भी कुछ न कुछ, वहां पर ये मौद्रिक मूल्य उसका भी कुछ न कुछ रहेगा। तो सबको मिला करके जो अंतिम बनता है, फाइनल जो सबको अगर जोड़ देंगे हमको, तो वही चीज हमारा ये जीएसडीपी या फिर जीडीपी कहलाता है, ठीक है। वो जो मूल्य होता है वही। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है, इसमें अलग अलग क्षेत्रों को योगदान रहेगा। तीन क्षेत्र भी हम लोग देखने वाले हैं, तीनों क्षेत्र को योगदान मिला करके इस प्रकार छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी बनेगा। तो उसी को हमको यहाँ पर समझना है। तो देखो, जितने भी मौद्रिक मूल्य जो रहेगा, ये कुल मौद्रिक मूल्य जो बोला जा रहा है ना, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य जो बोला जा रहा है, राज्य के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम राज्य जीएसडीपी ले रहे हैं। तो वही जो कुल मौद्रिक मूल्य है, वो मौद्रिक मूल्य कितना है? तो इतना है, ठीक है। कितना है? ये इतना है। अब कितना है देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5,67,88,043 रुपए। ये क्या चीज है? हमारे छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है। छत्तीसगढ़ का क्या चीज है? जीएसडीपी है। यही है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन मूल्य। और ये क्या चीज है? प्रचलित भाव पर है, करंट प्राइस पर है, वर्तमान में जो भी प्राइस है। जैसे कि वर्तमान में अगर आप जाएंगे ना, तो शक्कर आपको 60 रुपए किलो मिलेगा, लगभग 60 रुपए किलो, पता नहीं, देख लीजिए कितना मिल रहा है शक्कर, 40 रुपए 60 रुपए जो भी। लेकिन वही चीज आपको लगभग 2010-11 के आसपास देखेंगे तो 20 रुपए किलो मिल जाता था। 2010-11 में शक्कर का जो मूल्य था वो 20 रुपए था। अभी मानकर चलो कि 2026 में, 25-26 में शक्कर का जो मूल्य है वो 40-50 रुपए हो चुका है, दुगना हो चुका है ना, लगभग प्राइस बढ़ चुका है। तो अगर हम वर्तमान के आधार पर देखेंगे, वर्तमान के मूल्य पर देखेंगे, प्रचलित भाव पर देखेंगे, तो हमको ये छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है इतना देखने को मिलता है। लेकिन वही चीज हम अगर 2011-12 में जो मूल्य था उस आधार पर अगर हम देखेंगे, तो हमको छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी इतना देखने को मिलता है, 3,29,75,231 रुपए। ये हमको देखने को मिलता है 2011-12 के मूल्य के आधार पर, मतलब कि स्थिर भाव पर। इसको हम क्या कहेंगे? स्थिर भाव बोलेंगे, स्थिर भाव पर। स्थिर भाव मतलब कि यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस। ये 2011-12 के आधार पर इसको हम लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं। 2011-12 में जो भी मूल्य था वस्तुओं का, उसी मूल्य के आधार पर अगर हम जीएसडीपी निकालते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है? स्थिर भाव देखने को मिलता है। स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी कितना है पूछा जाएगा, इतना बताएंगे, ठीक है। अब देखो, ये दोनों हमको देखने को मिल गया, ये तो प्रचलित भाव पर, ये स्थिर भाव पर। इसमें कुछ न कुछ वृद्धि दर हमको देखने को मिलता है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अगर हम देखेंगे, पिछले वर्ष जो भी हमारे छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी था और इस वर्ष जो भी हमारे छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है, दोनों में कुछ न कुछ अंतर तो देखने को मिलेगा। अंतर तो देखने को मिलेगा, मतलब पिछले वर्ष जो भी था और इस वर्ष जो है, कितना बढ़ोतरी हुआ, कितना वृद्धि हुआ? तो कितना वृद्धि हुआ? 10.89% की वृद्धि हुई, ठीक है। 10.89% की वृद्धि हुई अगर प्रचलित भाव पर देखेंगे तो। और अगर स्थिर भाव पर अगर देखेंगे, तो स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है, उसमें वृद्धि अगर हम बात करेंगे तो 7.51% की वृद्धि हुई है। मतलब पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी जितना था, उससे इस वर्ष अगर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी को, तो 7.5 है ना, 7.51% की वृद्धि हमको देखने को मिलता है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है इसको पूछा जाता है, क्योंकि हम देखेंगे प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी प्रचलित भाव पर है, ये हर साल बदलते रहता है। और देखो, हर साल महंगाई बढ़ रहा है ना, तो अब सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। हर साल महंगाई बढ़ रहा है तो कैसे सटीक अनुमान लगाएंगे? अभी शक्कर का मूल्य मानकर चलो 40 रुपए, अगले साल देखेंगे तो 45 रुपए, फिर उसके एक साल बाद और देखेंगे तो फिर 50 रुपए।
तो हर साल महंगाई बढ़ रहा है, तो महंगाई बढ़ने की वजह से किस किस वस्तु का प्राइस कितना बढ़ा कितना घटा, इस आधार पर हम सही कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से एक आधार वर्ष मान लिए हैं 2011-12 को, इस आधार वर्ष के आधार पर हर साल वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है, उसका मूल्य कितना रहेगा उसको कैलकुलेट करते हैं। वो हमारे लिए ज्यादा ऑथेंटिक होता है, वो ज्यादा हमारे लिए सटीक अनुमान लगाया जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का, फिर हमारे भारत का कितना ग्रोथ हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है। इसी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है उसको हम लोग क्या देखते हैं, स्थिर भाव पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी उसमें वृद्धि दर अगर हम बात करते हैं, वृद्धि बात करते हैं तो 7.51% की वृद्धि हुई है। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसको अच्छे से रट लीजिए। अब देखिए सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि भी यही है, कब है 2024-25 में। ठीक है, 2024-25 में ही जो सर्वाधिक वृद्धि हमको देखने को मिलता है यही चीज है, 7.51% की वृद्धि वही है, सर्वाधिक है। अभी तक जो वृद्धि हमको देखने मिल रहा था ये सर्वाधिक हमको ये देखने मिल रहा है। चलिए, न्यूनतम या ऋणात्मक वृद्धि दर अगर बात करें तो 2020-21 में पता है कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से वृद्धि दर नेगेटिव चला गया था। ठीक है, क्या हो गया था, ऋणात्मक हो गया था। तो कोरोना की वजह से हमारे छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी था वो माइनस में चला गया था, छत्तीसगढ़ का जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में चला गया, जीएसडीपी नहीं, छत्तीसगढ़ का जो ग्रोथ रेट मतलब कि जीएसडीपी में जो वृद्धि दर था, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में जो वृद्धि दर है वो माइनस में चला गया था। मतलब हमारा जीडीपी बढ़ने के बजाय हमारा जीडीपी जो हमारा ग्रोथ रेट है वो कम हो गया था। जीडीपी कुछ ना कुछ अमाउंट तो रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं क्या, वृद्धि मतलब कि पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि हो रही है, लेकिन कमी तो पिछले वर्ष के मुकाबले ही कमी देखेंगे। तो 2021-22 में हमको, सॉरी 2020-21 में ये हमको ऋणात्मक में देखने को मिला था। ठीक है, मतलब 2020-21 में जो छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी था उसके पहले वाले साल के मुकाबले में कम हो गया था। ठीक है, मतलब देखेंगे तो 19-20 में जो था उससे कम था 2020-21 में। कितना कम था, 0.14%, तो माइनस में चला गया था। तो ध्यान रखेंगे न्यूनतम या फिर ऋणात्मक वृद्धि दर कब था, तो 2020-21 में था, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय, छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय देखते हैं। एक व्यक्ति साल भर में कितना रुपए कमाता है उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें याद रखना नहीं है। प्रचलित भाव पर अगर पूछा जाएगा तो 1,62,870 रुपए कमाता है। एक एवरेज कोई भी इंसान का अगर आमदनी पूछा जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ में तो हमको क्या बता देना है, इतना 1,62,870 रुपए, ये हमारे छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति का क्या चीज है, इनकम है कि कब का, साल भर का प्रति व्यक्ति आय इसे कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। यही चीज अगर आपको स्थिर भाव में पूछा जाएगा तो स्थिर भाव में कितना बताना है, स्थिर भाव में इसको बता देना है 1,07,327 रुपए कमाता है। स्थिर भाव पे कम रहेगा क्योंकि स्थिर भाव पे हम लोग 2011-12 के आधार पर निकालते हैं, है ना, ये बेस ईयर है ना, 2011-12 को बेस ईयर माना गया है, आधार वर्ष माना गया है। तो इस आधार वर्ष के आधार पर हम निकालते हैं, उसको हम स्थिर भाव कहते हैं। तो आधार वर्ष के आधार पर हम देखेंगे तो स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ का कोई भी एक इंसान का आय देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय हम देखेंगे तो इतना, ठीक है, कितना, 1,07,327 रुपए। और अभी प्रचलित भाव के आधार पर देखेंगे, महंगाई बढ़ चुका है तो महंगाई बढ़ चुका मतलब इंसान का, आदमी का आय भी बढ़ेगा ना, इनकम भी बढ़ेगा, तो इनकम भी बढ़ चुका है देखो प्रचलित भाव पर। लेकिन 2011-12 के आधार पर देखेंगे तो इस प्रकार से नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हुआ। अब देखो इसमें देश के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। जैसे अभी आपको मैं मतलब छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी समझाया, तो हम देश का यहाँ पर जीडीपी को भी देख लेते हैं। देश के जीडीपी अगर देखेंगे तो 6.4% है। ठीक है, 7.51% हम लोगों ने क्या देखा, छत्तीसगढ़ का मतलब वृद्धि दर देखा, है ना, आर्थिक ग्रोथ रेट हम लोगों ने देखा, जो जीडीपी है छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है उसमें वृद्धि दर हम लोगों ने देखा। तो इसी प्रकार से देश के जो जीडीपी है उसमें हम वृद्धि दर के बारे में बात करते हैं तो 6.4% हमको क्या देखने को मिलता है, वृद्धि दर देखने को मिलता है। अब इसमें अलग अलग क्षेत्रों को योगदान कितना कितना प्रतिशत है, इतना इतना दिया हुआ है। जैसे कृषि क्षेत्र का योगदान देखेंगे तो 3.8%, उद्योग क्षेत्र का 6.2%, सेवा क्षेत्र का 7.2%। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लेकिन लगभग इतना ही है ना, क्योंकि बहुत सारे सोर्स में अलग अलग डेटा छापा गया है ना। पॉइंट के बाद जो है कुछ ना कुछ इधर उधर किए हैं, लेकिन ये इसको ध्यान रखेंगे, ये जितना लिखा हो ना इसको याद करके जाएंगे और जो भी ऑप्शन में रहेगा इसके आधार पर आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ का या फिर सॉरी हमारे भारत का जीडीपी अगर पूछा जाएगा, ग्रोथ रेट पूछा जाएगा, आर्थिक वृद्धि दर पूछा जाएगा तो 6.4% बताना है। और उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान पूछेगा तो 3.8, उद्योग क्षेत्र का योगदान पूछा जाएगा, सॉरी योगदान नहीं, वृद्धि दर। ठीक है, ये क्या चीज है, वृद्धि दर। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर पूछाएगा 3.8 है, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर पूछाएगा तो 6.2 है, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर पूछेगा 7.2 है। ठीक है,
योगदान और वृद्धि दर अलग अलग होता है, ध्यान रखेंगे। योगदान और वृद्धि दर अलग अलग होता है, कितना कितना होता है आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर इतना है, उद्योग क्षेत्र का कितना है, सेवा क्षेत्र कितना है, ठीक है। यहाँ पर इसका योगदान को नहीं दिया गया है, योगदान तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 100% में निकालना होता है ना, 100% में कितना कितना प्रतिशत होता है वैसे निकालना होता है, तो यहाँ पर नहीं दिया गया। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हमारे भारत में अगर देखेंगे, भारत के जो जीडीपी है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सेवा क्षेत्र का, फिर उद्योग क्षेत्र का, इस प्रकार से है। तो इसको अपन और बाद में बात करेंगे। देश को भी, देश वाले जो भी डेटा है उसको भी हम साइड रखते हैं, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को अच्छा समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, छत्तीसगढ़ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर एक आध क्वेश्चन जो कि जनगणना वगैरह से पूछ देता है। जैसे हम देखते हैं जनगणना छत्तीसगढ़, जनगणना 2011 के आधार पर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में, तो कुल जनसंख्या हम लोग देखते हैं 2.55 करोड़ है ना, 2, 55, 45, 198, इस प्रकार से हम लोग छत्तीसगढ़ का जनसंख्या हम लोग देखते हैं, है ना। कुल जनसंख्या देश में 16वां स्थान, जनसंख्या के आधार पर हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो देश में कौन सा स्थान है, 16वां स्थान पर है। देश की कुल जनसंख्या अगर हम बात करेंगे तो देश की कुल जनसंख्या का हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या है वो 2.11% है ना। देश की कुल जनसंख्या का 2.11% जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ में है, ठीक। लिंगानुपात देखेंगे तो 991, मतलब कि 1000 पुरुष कहीं पर हैं तो वहीं पर 991 महिलाएं हैं, इसको बोलते हैं लिंगानुपात, है ना। ग्रामीण लिंगानुपात बात करेंगे तो 1001 है, मतलब कि कहीं पर अगर 1000 पुरुष हैं तो 1001 महिलाएं हैं, इस प्रकार से इसको कहना है। शहरी अगर बात करेंगे तो इस प्रकार से 956 है ना, 1000 पुरुष है तो 956 महिलाएं हैं उस गांव में, ऐसा गांव में या फिर उस क्षेत्र में ऐसे बात करेंगे। एससी लिंगानुपात देखेंगे तो 994 है। एसटी लिंगानुपात बात करेंगे तो 1020 है। तो ये एससी और एसटी वाले को भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में आता है। साक्षरता याद रखो, लिटरेसी रेट याद रखो, 70.3% ये क्या है, साक्षरता है। हमारे छत्तीसगढ़ का साक्षरता कितना है, तो ये इतना है, 70.3%। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 811.18 लाख मानव दिवस, कुल 21.17 लाख परिवार में दिवस का रोजगार सृजित किया। देखो छत्तीसगढ़ में कितना रोजगार सृजित किया गया है 2024-25 में, उसको बताया जा रहा है। तो चाहो तो इसको याद रख सकते हो और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 2024-25 में 811.18 लाख मानव दिवस कुल रोजगार सृजित किया गया है, ठीक है। जिसमें महिलाओं का प्रतिशत है 55.31% और 58,699 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, आज तक मैं इसमें से क्वेश्चन नहीं देखा, छोड़ दीजिए इसको। अब चलो, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है, उसमें हम लोग वृद्धि दर के बारे में भी बात करेंगे, उसमें योगदान के बारे में भी बात करेंगे। कौन कौन से क्षेत्र का योगदान कितना कितना प्रतिशत है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है, इस जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों को योगदान, मतलब कौन कौन से क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और एक सेवा क्षेत्र, नीचे में सेवा क्षेत्र भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो 3 क्षेत्र का योगदान हमको इस प्रकार से है, तीनों क्षेत्र मिलाकर के छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी बनाता है। छत्तीसगढ़ का ही नहीं, हम भारत की भी बात करते हैं तो भारत का भी जो जीडीपी बनता है वो भी 3 क्षेत्र से बनता है, कृषि क्षेत्र से, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, यही 3 क्षेत्र होता है ना। अब अगर हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र है। तो एकदम सिंपल चीज यहाँ पर है, देखो तृतीय क्षेत्र को ध्यान रखेंगे, सेवा क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र को ही क्या कहेंगे, तृतीय क्षेत्र बोलेंगे। मतलब जो जो सेवा क्षेत्र में आएगा, जो जो तृतीय क्षेत्र में आएगा, मतलब जो जो सेवा क्षेत्र में आता है वही वही तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे सेवा क्षेत्र में अगर मान चलो रेलवे आता है, भंडारण आता है, व्यापार आता है, होटल, व्यापार, होटल, ये जितना भी चीजें हैं, व्यापार है, होटल है, हॉस्पिटल है, रेलवे है, दुनिया भर की जो भी चीजें हैं वो सब क्या आता है, सेवा के अंतर्गत आता है ना। तो सेवा ही क्या कहलाता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। सेवा ही क्या कहलाता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। अब रही बात यहाँ पर क्या, द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को ध्यान से देखिए। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र को समझिए। देखो कृषि, उद्योग, प्राथमिक, द्वितीय, अब इनमें अंतर क्या है, कैसे इसको समझना है आपको मैं समझा रहा हूं। देखो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ना, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपको पता है कि फसल उगाएंगे, कृषि है। वनोद्योग, वानिकी, ये भी एक प्रकार कृषि है। आप पुष्प उगा लो, फल उगा लो, सब्जी उगा लो, क्या है एक प्रकार का, ये क्या है आपका, वानिकी के अंतर्गत आएगा। मछली पालन कर लो, ये भी कृषि के अंतर्गत आ जाएगा, है ना, तो ये कृषि कहलाएगा। पशुपालन कर लो, ये भी क्या कहलाएगा, कृषि कहलाएगा। पशुपालन भी एक प्रकार का कृषि है, मछली पालन भी कृषि है, वानिकी भी कृषि है, फसल उगा रहे वो भी कृषि है। इस सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। सबको मिला क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबको मिला क्या कहते हैं, हम कृषि कहते हैं। अब अगर इस कृषि में आप खनन उत्खनन को मिला दो, मतलब इनमें
इनमें आप इसको भी मिला दो। ठीक, मतलब अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें आप क्या करो, इस प्रकार से इतने को देखो। अब फसल, वन उद्योग, मछली पालन, पशुपालन, खनन उत्खनन, इन सब को अगर आप एक साथ अगर लेंगे ना तो वो कहला जाता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या समझे कि अगर हम ये कृषि में, कृषि मतलब कि यहां से यहां तक फसल, वन उद्योग, मछली पालन, पशुपालन सब कृषि है, तो इस कृषि के साथ में अगर हम क्या कर देते हैं, हम खनन उत्खनन को ही मिला देंगे। ठीक है, खनन उत्खनन को भी हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, कृषि प्लस क्या कर देते हैं, खनन उत्खनन को अगर कर देते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब इसको आप दूसरे तरीके से यहां पर समझिएगा। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है ना, बहुत आराम से आपको मैं समझा, मतलब थोड़ा फास्ट हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना तो करना पड़ेगा। ये कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में कितना भी योगदान है, अभी मैं आपको बात समझाऊंगा कितना योगदान है उसको। कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, 3 क्षेत्र में आपको समझाया हूं। तो देखो, कृषि क्षेत्र में अगर मैं इस प्रकार से खनन उत्खनन को भी शामिल कर दूंगा, ठीक है, इस प्रकार से ये वाला क्षेत्र मानकर चलो खनन उत्खनन है, इसको मैं शामिल कर दूंगा, तो यहां से यहां तक का जो क्षेत्र बनेगा वो प्राथमिक क्षेत्र बनेगा। यहां से यहां तक जो क्षेत्र बचेगा ना, इस प्रकार से ये द्वितीय क्षेत्र बनेगा, बचेगा, है ना। और यहां पर, यहां से लेकर यहां तक जो है, जिसको हम सेवा कह रहे हैं, यही तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कुल मिलाकर आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर उद्योग से, इस उद्योग से, उद्योग के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, खनन उत्खनन को भी देखते हैं। उद्योग मतलब खनन उत्खनन उसी के अंतर्गत है। लेकिन इस उद्योग से अगर इस प्रकार से मैं खनन उत्खनन को निकाल करके मैं किस में डाल दूंगा, कृषि में डाल दूंगा। ठीक है, कृषि में इस प्रकार से मैं डाल दिया तो पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या बन जाएगा, प्राथमिक बन जाएगा। देखो, यहां से लेकर यहां तक प्राथमिक बना है ना, इसलिए आप देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र मात्र 16% है, और उसमें, ठीक, इस प्रकार से कृषि क्षेत्र यहां तक 16% इस प्रकार से है। इसमें मैं इस प्रकार से कुछ अमाउंट किसका डाल दिया हूं, खनन उत्खनन का डाल दिया हूं, तो ये पूरा क्षेत्र क्या बन गया, प्राथमिक क्षेत्र बन गया। कुल मिलाकर आपको मैं समझाना चाहता हूं कि अगर हम उद्योग से खनन उत्खनन को निकालकर अगर कृषि में शामिल कर देते हैं तो खनन उत्खनन और कृषि, ये जो क्षेत्र बनता है ना, वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। कुल मिलाकर आप ये भी कह सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र जो होता है ना, इस द्वितीय क्षेत्र में खनन उत्खनन शामिल नहीं होता, इसको याद रखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन शामिल होता है, याद रखेंगे। उद्योग में खनन उत्खनन शामिल होता है कि नहीं होता है, होता है। उद्योग में खनन उत्खनन शामिल होता है और प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन शामिल होता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में खनन उत्खनन शामिल नहीं होता। देखो, द्वितीय क्षेत्र खनन उत्खनन को निकाल के हटा दिया हूं। ठीक है, यहां पर आप समझिए। तो छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है ना, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में अलग अलग क्षेत्रों को योगदान देखते हैं, कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। तो इसमें अगर हम कृषि क्षेत्र का योगदान के बारे में बात करेंगे तो 16% योगदान है। वहां पर जो ग्राफ में दिख रहा था वही चीज है। ठीक है, सर्कल में जो दिख रहा था ना वही चीज है। ये 16.80% ये कृषि क्षेत्र का योगदान है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कितना योगदान है, मतलब कितना प्रतिशत योगदान है ना, तो कितना है, 16.80%। किसका, कृषि क्षेत्र का। इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है, तो 47.9%। अब ध्यान से देखिए, 47 बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा होता है ना, मतलब आप देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास पहुंच चुका है। देखो, 47-48 हो चुका है, 47.9 है ना, तो लगभग देखेंगे तो 50% लगभग उद्योग क्षेत्र का योगदान है। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा उद्योग है, आप देखेंगे तो, है ना, भिलाई स्टील प्लांट है ना, बाल्को है, आपका पूरा बहुत सारी जगह पे खनन उत्खनन हो रहा है, मतलब सॉरी, क्या निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, लौह ऐसे निकल रहा है। तो उद्योग क्षेत्र का हमारे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में बहुत भारी भरकम योगदान है। इसीलिए आप देखेंगे तो उद्योग क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, उद्योग क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कृषि क्षेत्र का योगदान हमारे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 16.80%, उद्योग क्षेत्र का योगदान 47.9% और सेवा क्षेत्र का योगदान 35.30%। ठीक है, इस प्रकार से तीनों क्षेत्र का हमको योगदान देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में। ठीक है, तो तीनों क्षेत्र का योगदान वही चीज यहाँ पर लिखा गया, देखो 16.8, 47.90% और यहाँ पर 35.30%। तीनों क्षेत्र का योगदान अलग अलग हमको देखने को मिल गया छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में। इस प्रकार से इनका योगदान हमको देखने को मिला। अब इनमें अगर हम वृद्धि दर के बारे में बात करेंगे, जैसे कृषि क्षेत्र जो भी था, इस कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कितना वृद्धि हुआ है, तो 5.30% बोलेंगे। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितना है पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, 5.30%। औसत वृद्धि दर पूछा जाएगा, 8-10 साल में इस प्रकार से औसत वृद्धि दर कितना हुआ है, तो आप बता देंगे औसत कितना वृद्धि हो रहा है कि कितना वृद्धि हो रहा है, तो 5.30%। ये एवरेज है। एवरेज कृषि क्षेत्र में वृद्धि हमको इतना देखने को मिलता है, 5.39%।
वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में अगर इस वर्ष पूछा जाएगा, पिछले वर्ष का कंपैरिजन में इस वर्ष पूछा जाएगा तो 5.38% है। ठीक है ये, जबकि औसत पूछेगा तो ये लेना है आपको। मतलब लगभग देखो कृषि में 5% के आसपास ही वृद्धि हमको देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से उद्योग में बात करेंगे तो लगभग 6-7% के आसपास देखने को मिलता है। इसे यहाँ पर देखेंगे तो ये औसत देखेंगे तो 5.9 है, मतलब लगभग 6% के आसपास है ना, 6% के आसपास है। मतलब कि उद्योग में थोड़ा हम ज्यादा वृद्धि कर रहे हैं कृषि के कंपेरिजन में। वृद्धि दर अगर देखेंगे उद्योग में, अगर हम देखेंगे पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष, मतलब कि इस वर्ष हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर कितना है, तो हम क्या बोलेंगे 6.92%, है ना। उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर पूछा जाएगा तो 6.92% बोलना है। लेकिन औसत वृद्धि दर पूछा जाएगा तो इसी को 5.97% बोलना है। सेवा क्षेत्र का पूछा जाएगा तो वृद्धि दर कितना बताना है, 8.54% बताना है। औसत वृद्धि दर पूछेगा तो 6% बताना है। और वास्तविकता यही है कि सेवा क्षेत्र में काफी हम अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं, मतलब कि हमारा वृद्धि हम ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में जैसे कि हम अलग अलग सेक्टर में, होटल हो गया, व्यापार हो गया, और क्या क्या हो गया, भंडारण हो गया, है ना, रेलवे हो गया, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इन सब में काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने की वजह से जॉब वगैरह ये दुनिया भर की चीजें हैं, उसमें ग्रोथ हमको देखने को मिलता है। तो देखेंगे तो इसमें ज्यादा ग्रोथ किया जा रहा है। वृद्धि दर इसमें देखेंगे तो ज्यादा होता है, फिर उद्योग में ज्यादा, उस उद्योग में होता है, फिर उससे कम इस प्रकार देखेंगे तो कृषि में होता है। कृषि का जो वृद्धि दर है थोड़ा कम है, उद्योग का उससे ज्यादा, और किसका, सेवा का, उससे भी ज्यादा। तो इस प्रकार तीनों क्षेत्र का वृद्धि दर हमको देखने मिला। अब इसको अगर हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के आधार पर हम देखेंगे, तो मैं आपको क्या समझा चुका हूं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल होता है। प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन भी शामिल होता है। आप यहां पर ध्यान से देखिए, अगर इतने को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इतने को आप ध्यान से देखिए, ये ऐसे, ये कृषि के अंतर्गत शामिल है। ऐसे इसको मैं जब बनाया हूं ना, तो इस कृषि के अंतर्गत इस प्रकार से यहां तक दिख रहा है। लेकिन खनन उत्खनन को भी अगर इस प्रकार से जोड़ देंगे तो आपको ये पूरा का पूरा प्राथमिक क्षेत्र दिखेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, जैसे कि खनन उत्खनन तक इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये प्राथमिक क्षेत्र कहला रहा है ऐसे। लेकिन सिर्फ आप यहां तक देखेंगे, कहां तक, पशुपालन तक, तो ये आपको ध्यान से देखने से पता चलेगा कि यह कृषि क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो लाइन है ना, इस प्रकार से ये कृषि को दर्शा रहा है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो लाइन इस प्रकार से ये कृषि को दर्शा रहा है ना, ऐसे। तो वही चीज है। तो अब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में बात करेंगे तो 27.96%। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखेंगे खनन उत्खनन भी शामिल है। ठीक है, खनन उत्खनन भी शामिल है। खनन उत्खनन का जो 11.16% है, उसको जब जोड़ देंगे ना इसके साथ हम 11.16% को जोड़ेंगे तो हमको इतना मिलेगा। मिले कि नहीं मिलेगा? 16 में आप 11 को जोड़ो ना, 16 में 11 को जोड़ो, लगभग इतना आएगा, 27 के आसपास आएगा, है ना, 27-28 के आसपास आएगा, 9.96, 27.96। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान इतना है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में। और इस प्राथमिक क्षेत्र के वृद्धि दर के बारे में बात करेंगे तो लगभग 5.75% है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख पाएंगे तो लगभग ये 5% के आसपास देखने को मिला, है ना। कृषि था ना वैसे, तो लगभग ये 5.75% है, तो वृद्धि दर है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान पूछेगा तो 27.96% बताना है। प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर पूछा जाएगा तो 5.75% बताना है। ठीक है, इसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो द्वितीय क्षेत्रों को आप ध्यान से देखो, जैसे हम उद्योग के बारे में बात करेंगे, ऐसे ये उद्योग था, तो उद्योग में हमको ये सभी शामिल होते हुए देखने को मिल रहा था, है ना। खनन उत्खनन, निर्माण विनिर्माण, ये सभी शामिल हो रहा था उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन अगर इस उद्योग मतलब कि ये सब से अगर हम खनन उत्खनन को हटा देंगे, खनन उत्खनन को इधर इसमें डाल देंगे तो प्राथमिक बन गया। तो बचा हुआ जो क्षेत्र इधर रहा, विनिर्माण, ये सभी क्षेत्र क्या आ जाएगा? अच्छा, निर्माण विनिर्माण, और ये है विद्युत और जल आपूर्ति ना, विद्युत गैस और जल आपूर्ति है। तो ये निर्माण विनिर्माण, विद्युत गैस, जल आपूर्ति, ये सभी द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब इस प्रकार से द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, ये इस प्रकार से द्वितीय क्षेत्र है। तो द्वितीय क्षेत्र को देखेंगे तो 36.74% क्या चीज है? द्वितीय क्षेत्र का योगदान है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में। इसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्र का हम वृद्धि दर के बारे में बात करेंगे तो 7.10% क्या चीज है? वृद्धि दर हमको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है उसमें द्वितीय क्षेत्र का अगर हम वृद्धि दर के बारे में बात करेंगे इतना है। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान इतना और वृद्धि दर इतना है। ठीक, चलो इसी प्रकार से हम तृतीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तृतीय क्षेत्र में बहुत सारी चीजें आती है, रेलवे है, भंडारण है, व्यापार, होटल और कुछ चीजें और है जो कि नहीं लिखा गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ही याद रखो ऐसे। हालांकि सबका अमाउंट जो जोड़ कर लिखा गया यहाँ पर लिखा गया है ना। तो तृतीय क्षेत्र जो है 35.30% है,
है ना, योगदान देखेंगे तृतीय क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान तो 35.30% है। इसी प्रकार से तृतीय क्षेत्र का वृद्धि दर के बारे में बात करेंगे तो 8.54% है। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र के साथ ही साथ यहाँ पर सेवा क्षेत्र को देख ले, क्योंकि तृतीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों क्या चीज है, समान होता है, दोनों लगभग वही चीज है। ठीक है, दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र बोलते हैं, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब देखो कृषि के अंतर्गत हम लोगों ने मछली पालन, वन उद्योग, फसल, वन उद्योग या फिर वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, इस सब को देखते हैं। अब इन सब का योगदान कितना कितना है उसको देखेंगे। 16 तो वहां पर लिखा है, कृषि में क्या 16 लिख दिया गया है, 16 है, तो 16 कैसे बना? 9% है फसल का योगदान, है 9.67%, 2.95% है वानिकी या फिर वन उद्योग का योगदान, 2.41% है किसका, मछली पालन का योगदान, 1.77% है पशुपालन का योगदान। इन सब को आप जोड़कर देखो, आपका 16.80% आता है या नहीं। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 16.80% है। ये सभी हम स्थिर भाव पर देख रहे हैं, ध्यान रखेंगे ना, सब स्थिर भाव पर देखते हैं ना, प्रचलित भाव पर नहीं देख रहे हैं। स्थिर भाव में आपको समझा चुका हूं, 2011-12 के आधार वर्ष पर जो निकालते हैं उसको हम स्थिर भाव कहते हैं। ठीक है, तो 16.80% कृषि हम जानते हैं, जो कृषि क्षेत्र का योगदान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में है। तो इस कृषि क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है, यहाँ पर फसल शामिल होता है, वानिकी शामिल होता है, मछली पालन शामिल होता है और पशुपालन शामिल होता है। इन सबको आप जोड़ेंगे तो 16.80 बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में पशुपालन का योगदान कितना है, पशुपालन का योगदान कितना है, पशुपालन का योगदान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कितना है, तो 1.77% बोलेंगे। अगर पूछा है कि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में मछली पालन का योगदान कितना है, तो क्या बोलोगे, 2.41% है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पूछा जाएगा कि फसल क्षेत्र का योगदान कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, फसल क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 9.67% बताना है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाएगा वानिकी का, वन उद्योग का कितना है, तो कितना बताना है, 2.95% बताना है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है खनन उत्खनन। खनन उत्खनन को अगर हम इन सब के साथ शामिल करते हैं ना, तो ये बन जाता है क्या, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र बन जाता है। तो इन सब में, ठीक है, इतना जो हम लोग देखे हैं, इसमें अगर हम 11% को जोड़ देंगे, मतलब 16% में 11% को और इस प्रकार जोड़ देंगे, है ना, 11 को जोड़ेंगे तो लगभग 27 बन जाएगा इस प्रकार से। तो 27 जो बना है वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। 27 क्या चीज है, प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें हमको यह खनन उत्खनन को भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन सब का योगदान हमको देखने को मिल गया, कितना कितना प्रतिशत योगदान है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में, हमको ये देखने को मिल गया। और इन सब का वृद्धि दर कितना है वो भी हमको यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। देख लीजिए इन सब में वृद्धि दर कितना है। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे तो फसल में वृद्धि 4.27% है, वन उद्योग में देखेंगे तो 3.96% वृद्धि हमको देखने मिल रहा है, मछली पालन में 8.42% है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हम लोगों ने कितना ग्रोथ किया है, कितना ग्रो किया है, वो यहाँ पर दिखा रहा है ना। पशुपालन में देखेंगे 10.02% देखने मिल रहा है, अच्छा खासा हम लोगों ने ग्रो किया है, इसमें भी हम लोगों ने अच्छा खासा, मछली पालन में भी अच्छा खासा मतलब ग्रो किए हैं, है ना। खनन उत्खनन में 6.32% हम लोगों ने ग्रोथ किया है, वृद्धि दर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रथम प्राथमिक क्षेत्र और क्या कृषि क्षेत्र को समझा। अब यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र की बारी आती है। तो द्वितीय क्षेत्र में आपको समझा चुका हूँ कि निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, विद्युत गैस जलापूर्ति आता है, ये सभी। तो निर्माण का है, देखो निर्माण, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों को ध्यान रखेंगे ना, दोनों में अंतर क्या होता है इसको भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी जब पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर पता चलता है, कंस्ट्रक्शन कोई भी, जैसे भवन निर्माण करना, ठीक, कंस्ट्रक्शन करना, बड़ा सा भवन बना दे, हॉस्पिटल बना दे और कुछ बना दिए, ठीक, ऐसा हो गया। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कंप्यूटर बना है, मोबाइल बना रहे हैं, कुछ पार्ट्स बना रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह कुछ बनाए तो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। तो यही कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और विद्युत गैस और जलापूर्ति, तो इन सब का योगदान हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना कितना योगदान है, तो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कंस्ट्रक्शन का मतलब कि निर्माण का अगर हम योगदान देखते हैं तो 7.86% है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में विनिर्माण का अगर हम योगदान देखते हैं तो 18.13% है, जो कि सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, लैपटॉप बन रहा है, कंप्यूटर बन रहा है, बाइक बन रहा है, और दुनिया भर की चीजें हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे भारत में बन रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसमें हम देखेंगे तो योगदान इसका बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान काफी ज्यादा है। देखो सबसे हाईएस्ट है, 18.13% है। ठीक है, विनिर्माण का जो योगदान है हमारे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सबसे ज्यादा है। दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ये। ठीक है, विद्युत गैस और जलापूर्ति देखेंगे तो 10.74% है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सब का योगदान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कितना कितना प्रतिशत, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इनमें वृद्धि कितना हुआ है, तो निर्माण में हम लोग देखते हैं तो 6% की वृद्धि हुआ है, 6.15% का। विनिर्माण में देखते हैं तो 6.12% का। विद्युत गैस जलापूर्ति में देखते हैं 9.52% का वृद्धि हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वृद्धि दर भी हम लोगों ने देख लिया, कितना कितना छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देखो तृतीय क्षेत्र को, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे,
है ना, भंडारण, व्यापार, होटल और कुछ कुछ चीजें और आती हैं। तो यहाँ पर रेलवे के बारे में बात करें, देखो रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ना। रेलवे का जो वृद्धि दर है ना, वो वृद्धि ना होकर घट रहा है, वो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है रेलवे में, है ना। फ्री फोकट में आप बिना टिकट चढ़ाए रेलवे ट्रेन का सफर करेंगे तो कहाँ से होगा, है ना, काफी सारे लोग हैं ऐसे। तो रेलवे का जो योगदान देखेंगे ना, तो रेलवे का योगदान बहुत कम है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में जो रेलवे का जो योगदान है मात्र 0.62% योगदान है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में जो रेलवे का योगदान बहुत कम है। रेलवे वैसे भी घाटे में जा रहा है ना, रेलवे घाटे में चला गया। देखो -7.38% का वृद्धि दर हम इसको देखने को मिलता है। माइनस में वृद्धि दर है ना, -7.38% का वृद्धि दर नीचे चला गया। रेलवे घाटे में है, बोलता है ना, इसीलिए। तो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में जो योगदान हम लोग देखते हैं, तो एक तो रेलवे का कम योगदान भी है, इससे भी कम योगदान यहाँ पर भंडारण का है। 0.08% का जो यह है वृद्धि योगदान है, यह हमको देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सबसे कम किसका योगदान है, तो भंडारण का है। सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो मैन्युफैक्चरिंग का है, विनिर्माण का है। अभी आपको समझा चुका हूं। अगर हम बात करेंगे ग्रोथ रेट के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा किसका है, कौन से क्षेत्र का ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो हमको क्या बता देना है, व्यापार, होटल, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट है इसका, वृद्धि दर इसमें ज्यादा है। क्या हो रहा है, काफी अच्छा ये ग्रोथ कर रहा है। योगदान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम विनिर्माण को देख रहे थे, लेकिन हम ग्रोथ रेट के बारे में बात करेंगे तो व्यापार, होटल ये काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। व्यापार, होटल आज के जमाने में सरसरी तौर पर बढ़ रहा है ना। तो ये व्यापार, होटल, ये सब चीज क्या हो रहा है, ये ग्रोथ रेट इसका अच्छा खासा है, देख लीजिए यहाँ पर। तो आपको 4 पॉइंट को अच्छे से दिमाग में एकदम फिट कर लेना है ना, एकदम बहुत कंठस्थ रट लीजिए। कौन कौन 4 पॉइंट को, ये सबसे ज्यादा योगदान किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब कि विनिर्माण का। सबसे कम योगदान किसका है, तो बता देना है किसका है, भंडारण का। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका है, तो बता देना है इस प्रकार से व्यापार, होटल का। 14.06% का वृद्धि दर देखने को मिलता है। सबसे कम वृद्धि दर किसका है, तो क्या बता देना है, -7.38% रेलवे का। रेलवे घाटा में जा रहा है, इसलिए उसका जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है। व्यापार काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए मतलब इसका वृद्धि दर ज्यादा है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को योगदान कितना कितना प्रतिशत है, आपको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है इसको, ठीक है। अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि बार बार ये चीजें अब इधर हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अब यहां पर समझिए इसको, जीएसडीपी में क्षेत्रवार भागीदारी, वृद्धि दर, भागीदारी और वृद्धि, मतलब वही है, कितना योगदान है, कितना वृद्धि दर है, क्षेत्रवार हमको इसको समझना है, ठीक है। जैसे कि अब देखो यहाँ पर कृषि क्षेत्र दिया हुआ है ना, इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे उद्योग क्षेत्र दिया हुआ है, इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर सेवा क्षेत्र दिया हुआ है। तो हमको अब अलग अलग क्षेत्र में देखते हैं कितना कितना इनका वृद्धि दर रहा और कितना कितना इसको योगदान। तो हम बात करेंगे कृषि के बारे में पहले। तो वर्तमान में हम लोग देखते हैं, मतलब 24-25 में हमको पता है कृषि में 16.18% का योगदान हमको देखने को मिलता है। मतलब कि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान इतना हमको देखने को मिला है कृषि क्षेत्र में। इसी प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, कृषि क्षेत्र का जो वृद्धि दर है इतना है, और कृषि क्षेत्र का जो औसत वृद्धि दर है वो इतना है, ठीक। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। लेकिन वही चीज अगर हम बात करेंगे 23-24 में कितना था, तो 17% था, 17, ठीक है। इसमें वृद्धि दर की बात करेंगे 3.03% था। 22-23 में बात करेंगे तो 17.66% था, ये सबसे ज्यादा है, याद रखेंगे। कृषि क्षेत्र का जो योगदान है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सबसे ज्यादा कब था पूछा जाएगा, तो 22-23 बताना है, ठीक है। सबसे ज्यादा दिख रहा है ना आपको, चलो तो ध्यान रखेंगे। और बाकी कब कब कौन कौन से ईयर में कितना कितना था वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको आप लोग चाहे तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको बस याद रखना है कि कब सबसे ज्यादा था, ये 22-23 में सबसे ज्यादा था, इसको याद रखना है। वर्तमान में कितना है, इतना है, इसको याद रखना है। और वो कम है ना, वर्तमान में देखेंगे तो कम हमको देखने को मिल रहा है। कृषि क्षेत्र का जो योगदान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में इस वर्ष हमको कम देखने को मिल रहा है, जबकि सबसे ज्यादा इस प्रकार से इसमें 22-23 में देखने को मिला था, ठीक है। चलो, तो 17-18 में प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन में कमी आने के कारण कृषि क्षेत्र में -10.9% की कमी हो गई थी। मतलब ये कह सकते हैं सूखा पड़ने के कारण 2017-18 में क्या हो गया था, कृषि क्षेत्र का योगदान जो था ना बहुत कम हो गया था, ठीक है। कृषि क्षेत्र में -10.9% की कमी देखने को मिली थी, ठीक है। तो उसको भी याद रखेंगे। इसी प्रकार से 22-23 में हम देखते हैं, तो अभी मैंने आपको क्या समझाया है, 22-23 में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक, तो ठीक है। तो दोनों पॉइंट को दिमाग में थोड़ा रखिएगा। इसके बाद देखो उद्योग का, तो उद्योग में भी वैसे आपको ध्यान रखना है। उद्योग में जैसे भागीदारी हम लोग देखें 47% का है ना, वृद्धि दर हम लोगों ने देखा 6.92% का, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा है। तो इन दोनों को याद रखेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर 47.9 है ना, वो योगदान है, योगदान इस वर्ष कम है इनके मुकाबले में, ठीक है। इधर के जो भी वर्ष है इन सब के मुकाबले में इस वर्ष कम है।
सबसे अधिक पूछा जाएगा तो ये 50.64% को याद रखेंगे, 68% को सबसे अधिक पूछा जाएगा तो इसको याद रखेंगे। 2021 में उद्योग क्षेत्र का योगदान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में किस वर्ष अधिक था, तो बता देंगे किस वर्ष अधिक था, 2021 में अधिक था। वृद्धि दर सबसे कम कब था, तो 2 मतलब कम कब था, तो 19-20 में था 2.27%। ठीक है, चलिए नोट्स में आप लोग बहुत आराम से उसको हाइलाइटर लगा के हाईलाइट कर करके पढ़ेंगे ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो सेवा क्षेत्र में भी इसी बात करेंगे। तो जो वृद्धि दर है इस वर्ष हम लोग देखते हैं, तो सॉरी जो योगदान है वो 35.30% इस वर्ष देखने को मिलता है। वृद्धि दर 8.5% देखने को मिलता है। इसमें हम बात करेंगे तो इसका मतलब सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे कम 2021 में याद रखेंगे। इसी प्रकार से हम सेवा क्षेत्र का जो वृद्धि दर है -4.64%, जो कि हम देखते हैं कब देखते हैं, 2020-21 में देखते हैं। तो ये 2 पॉइंट को और याद रखें। मतलब कि 2020-21 में हमको देखने को मिलता है कि जो सेवा क्षेत्र है, जिस समय कोरोना था उस समय सेवा क्षेत्र ठप हो गया था, ठीक है, बंद हो गया था, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें हमको योगदान जो देखने को मिला था ना, योगदान हो चाहे वृद्धि दर हो, बहुत कम था उसमें। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर हमको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। चलिए, तो सेवा क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में ऋणात्मक वृद्धि दर रही है -4.64%। माइनस में ध्यान रखेंगे ना, माइनस। चलो, तो वही चीज यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, किसका किसका कितना कितना प्रतिशत कैसा कैसा है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में आप इसको बढ़िया आराम से इसको देख लीजिएगा कैसा कैसा, इसको नहीं समझाने वाला मैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन को आपको समझना है और जो जो इसका सही आंसर है फटाफट उसको क्या करना है, आपको टिक मारते हुए जाना है। चलो, तो मैं यहाँ पर है ना दिमाग न खपाते हुए एक एक बार सरसरी तौर पे आपको समझा रहा हूँ ना, क्या क्या कैसा कैसा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024-25 में प्रचलित मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद पूछा गया है। तो हम लोगों ने क्या देखा है, 5,67,880। ठीक है, कितना है, 5,67,880 करोड़ रुपए हम लोगों ने ये देखा। इस राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 17-18 से 24-25 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक रही, ये पूछा गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, 20-21 में हम लोगों ने ऋणात्मक देखा था। ठीक है, ऋणात्मक हम लोगों ने 20-21 में देखा था, आपको समझा चुका है सब, है ना। तो जितना भी चीजें हम लोग पढ़े हैं वही चीज को यहाँ पर हमको एमसीक्यू के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। देखो क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर ध्यान रखेंगे, स्थिर मूल्य पर वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित है, 7.51% है क्या, हाँ 7.51% है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक कब रहा, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक कब रहा। तो मैं अभी क्या समझाऊं आपको, 17-18 समझा नहीं, 17-18 में तो कम रहा था क्या, पांचवा का आंसर 22-23। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एक मिनट, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक कब रहा है, देख लेते हैं कब रहा। अभी मैं आपको यहाँ पर ग्राफ में समझाया था, कृषि क्षेत्र का योगदान 22-23। ठीक, 22-23 में सर्वाधिक रहा। ठीक है, ये 22-23 में क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, देख लीजिएगा ना, बहुत कंफ्यूजन होता है ना इकोनॉमिक सर्वे, कितना भी रट लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। आपको बार बार याद रखना पड़ेगा। मैं नोट्स ये तैयार किया हूँ, एक एक बार 10-10 बार इसको मैं पढ़ चुका हूँ, एक बार नहीं 10-10 बार इसको मैं पढ़ चुका हूँ, उसके बाद भी डेटा याद नहीं रहता। ठीक है, बार बार रिविजन चाहिए होता है, तब कहीं जाकर के चीजें याद हो पाती हैं। अब देखो, राजकीय उत्पाद में आर्थिक क्षेत्रों को योगदान का क्रम बताइए। सबसे ज्यादा योगदान हमको क्या देखने मिलता है, उद्योग क्षेत्र का देखने को मिलता है क्या, हाँ उद्योग क्षेत्र का, फिर सेवा क्षेत्र का, फिर कृषि क्षेत्र का। उद्योग सेवा कृषि, ठीक, उद्योग सेवा कृषि। ठीक, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 की स्थिति स्थिर मूल्य पर है ना, स्थिर कीमत पर वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र का योगदान, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, 35 कहाँ है, देखो 35.30%। ठीक है, चलो, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमत पर वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को योगदान कितना है। कृषि क्षेत्र का योगदान हमको देखने को मिलता है क्या, 16.80%। एक मिनट रुकेगा कोई, चलिए, ये हम लोगों ने क्या देखा था, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 16.80%, ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद देखो, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर कृषि और उद्योग, ये सबका क्रम पूछा गया है। आपको पता है 16 हम लोगों ने देखा, 16.8, 47.9 ये हम लोगों ने क्या देखा, उद्योग का, ये कृषि का, उद्योग का, सेवा का। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका क्या है, सही है। उसको देख लो क्या बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर वर्ष 2024-25 सबसे अधिक अनुमानित
की। सबसे अधिक हम लोगों ने क्या देखा, छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर क्या था, व्यापार होटल था क्या, आर्थिक वृद्धि दर, हाँ व्यापार होटल और जलपान गृह, ठीक यही है इसका आंसर। ठीक है, क्या है इसका, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। ठीक है, इसका क्या रहेगा, ऑप्शन डी सही। समझा था ना, व्यापार होटल काफी अच्छा ग्रो कर रहा है ऐसे बोल करके। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र के किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता, द्वितीय क्षेत्र को किसको शामिल नहीं किया था, द्वितीय क्षेत्र को हमको पता है किसको शामिल नहीं करते हैं, खनन उत्खनन को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि खनन उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है इसलिए। ठीक है, अगला देखो, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 24-25 में स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही, किस क्षेत्र का वृद्धि दर सबसे कम रही है, मैं बताया हूं रेलवे था क्या, रेलवे था। ठीक है, 9वां क्वेश्चन का आंसर रेलवे है। ठीक, इसका आंसर क्या है, रेलवे। चलो इसको देखो, वर्ष 2024-25 में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2011-12 की स्थिर कीमत पर खनिज क्षेत्र का योगदान पूछा गया है कितना है, तो 11.16%। कई बार समझा चुका हूं आपको। ठीक, अरे यार और भी क्वेश्चन है ना, आप लोग बनाइएगा, ज्यादा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं थोड़ा फास्ट यहाँ निकलूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024-25 की स्थिर कीमत पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रही, किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रही है ना, क्या बोला जा रही है, विनिर्माण क्षेत्र का। विनिर्माण क्षेत्र क्या है, योगदान सबसे अधिक रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर इतने से इतने है ना, 2019-20 से 24-25 के मध्य क्या रही, औसत वृद्धि हमको बताना है, औसत कितना, 5.39% था क्या, 5.39%। ठीक है, यही है। नोट्स को आप लोग सामने रखिएगा और सामने रख करके सॉल्व करिएगा ना। देखिए इसको, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर कितना है, प्रति व्यक्ति आय आपको कितना समझाया हूँ, प्रचलित भाव पर पूछा गया, ध्यान रखें ना, सकल घरेलू उत्पाद क्या पूछा गया है, प्रचलित भाव पर 1,62,870 रुपए हम लोगों ने देखा। त्वरित अनुमानों के अनुसार छत्तीसगढ़ मतलब त्वरित अनुमानों के अनुसार 2011-12 की स्थिर कीमत पर वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था, 27% था, सॉरी द्वितीय क्षेत्र कितना, नहीं 27 नहीं जी, द्वितीय नहीं था उसका, है ना, 42 था क्या, नहीं जी द्वितीय क्षेत्र का नहीं है इतना, 36% है ना, द्वितीय क्षेत्र का 36। हाँ ठीक है, एक बार देख लो यहाँ पे, देखो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है ना इसमें, कितना भी पढ़ लो डेटा याद नहीं रहता है ना। कितना है 36, हाँ ठीक, 36 द्वितीय क्षेत्र का 36.74। ठीक है, अगला यहां पर समझो, छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की स्थिर कीमत पर आर्थिक वृद्धि दर 24-25 के मध्य क्या अनुमानित रही। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का स्थिर कीमत पर हम लोगों ने क्या देखा है, 5.38 देखा है क्या, ठीक है। इसका देखो, इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16-17 से 24-25 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर रही है, 20-21 में ऋणात्मक वृद्धि दर रही है ना, कोरोना की वजह से 20-21 में ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में नहीं रहेंगे, नोट्स दिया हुआ है, नोट्स एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, वहां पर आपको नोट्स दे दिया जाएगा, बढ़िया प्रिंट उसको निकाल करके आराम से पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसका आपका काम है, इसको आपको मैच द कॉलम में मैच करना है। चलो मैं ही कर दे रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। फसल क्षेत्र का हम जानते हैं इतना है, पशुपालन का कितना जानते हैं, 1.77 है क्या, कि मछली पालन का है, देखोगे। वन उद्योग का कितना है, अच्छा मछली पालन यह है, दोनों का कितना है जी, और डी का 2 है। एक मिनट, ये इसमें जाएगा और बी में 1 जाएगा, ऐसे में सही बनाया था। वन उद्योग का सी में कितना जाएगा, सी में 3 जाएगा, देख लो मिला लो ऐसे इसको,
है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये तो पता है फसल क्षेत्र का ज़्यादा होता है, ये हमको पता है। पशुपालन का भी याद है, लेकिन ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, दोनों 2.4946 से 4 1 है और 9 5 है, तो कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो वन उद्योग का कितना है, 9 वाला है। ठीक है, 29 वाला है। ठीक है, तो 1 9 9 ऐसे याद रखेंगे, 1 9 ऐसे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फरवरी 2025 में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय इतना है। ठीक है, देखो आबकारी आरक्षक 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिभा पर बोला है ना। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल पशु क्या होता है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल होता है। देखो प्राथमिक क्षेत्र में आपका खनन उत्खनन भी शामिल होता है, पशुपालन है, खनन उत्खनन है, मछली उद्योग है, पशुपालन, निर्माण शामिल नहीं होता है, ये सब शामिल नहीं होता है। तो पशुपालन शामिल होता है, खनन उत्खनन शामिल होता है, मछली उद्योग शामिल होता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में विनिर्माण क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी का प्रतिशत कितना है। विनिर्माण क्षेत्र का क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी का कितना प्रतिशत है। विनिर्माण का भागीदारी, 1 मिनट, किस वर्ष सर्वाधिक रहा, ये पूछा जा रहा है ना, किस वर्ष सर्वाधिक था, उसको आप लोग चेक करिएगा। अभी को क्वेश्चन है ना, इसको देखना पड़ेगा कितना रहा, कब रहा। विनिर्माण क्षेत्र का किस वर्ष, इसको मैं आपको नहीं समझाया था शायद। ठीक है, मैं आपको उद्योग क्षेत्र का समझाया था, उद्योग क्षेत्र का कितना था वो मैं आपको समझाया था। विनिर्माण क्षेत्र एक एक क्षेत्र का कितना कितना था ना, कब कब कौन कौन से वर्ष में था, उसको मैं आपको नहीं समझाया। इस क्वेश्चन को चाहो तो स्किप कर दो, या फिर महिला और जो बाल विकास CGPSC द्वारा अधीक्षक का जो एग्जाम लिया गया था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर को मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको स्टार मार्क रख लो, इसे स्टार बना के रख लो, जैसे भी बनेगा। चलो अब इसको देखो, नोट्स में उसको मैं वो कर दूंगा। ठीक है, सही आंसर में टिक कर दिया रहूंगा, उसमें आप लोग देख लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 1 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य के कुल जनसंख्या अनुमानित है। राज्य की कुल जनसंख्या 25545 सेकंड, देखो वो तो ठीक है, पुराना वाला है, अभी वर्तमान के आधार पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 4,08,67,000, इसका आंसर कितना है, इतना है। ठीक है, ये 4 करोड़ नहीं है, 5 वाला भी नहीं है, 3 वाला है। ठीक है, 3,08,67,000 है, ये इसका आंसर है। तो ये CBJM वाले एग्जाम में पूछा गया था, है ना, अपेक्स बैंक का कोई एक एग्जाम, तो उसमें पूछा गया था, तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। ये अभी नया डेटा के आधार पर है। तो मार्च 2025 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या है वो इतना है। ठीक है, 3,08,67,000, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारे एंड्रॉइड ऐप का लिंक है, इसको मोबाइल से इसको स्कैन करेंगे ना, गूगल लेंस स्कैन करेंगे तो फट से आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। चलो अब देखो कृषि क्षेत्र। ठीक है, हालत खराब हो गया जी बहुत, 1 घंटे में ही। कृषि क्षेत्र समझो। छत्तीसगढ़ के लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर जीवन यापन करती है। ठीक, कृषि पर निर्भर होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रदेश के 80% जो किसान परिवार है वो लघु और सीमांत श्रेणी के आते हैं। ठीक है, 80% जो किसान है वो क्या, लघु और सीमांत श्रेणी के आते हैं। बचा खुचा जो 20% है वो बड़े किसान हैं। ठीक है, प्रदेश में कृषक परिवारों की संख्या 40 लाख है, याद रखेंगे। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मतलब कृषि भूमि कितना है वो पूछा जाता है। तो देखो शुद्ध, इसको शुद्ध बोलेंगे फिर निरा बोलेंगे। द्विफसली और सकल, इनका अंतर समझिए। देखो तीनों में अंतर क्या होता है आपको समझिए। शुद्ध मतलब जैसे कि आप मानकर चलो इस प्रकार से एक खेत है आपका 1 एकड़ का, है ना, 1 हेक्टेयर का, ऐसे समझिए 1 हेक्टेयर का, फिर 1 एकड़ का आपका खेत है, इसमें आपने खेती किया तो वो आपका क्या कहलाएगा, शुद्ध फसल आपने उगाया। ठीक है, शुद्ध इस प्रकार से मैंने अब उस खेत में आपने एक बार खेती किया, वो शुद्ध कहलाएगा, शुद्ध फसल बोया गया क्षेत्र कहलाएगा। अब मानकर चलो इसी का आपने 50% एरिया में, इस प्रकार से 50% क्षेत्र में, मतलब आधा एकड़ में आपने दोबारा फसल उगा लिया, द्विफसली उगा लिया। उसी साल एक साल आपने धान उगाया, मान चलो, मतलब पहला उस वर्ष आपने पहले क्या उगाया, धान उगाया। आपने धान उगा लिया 1 एकड़ में, 1 हेक्टेयर में, फिर 1 एकड़ में। अब जैसे ही धान आपने कटाई किया उसी समय आपने क्या कर दिया, तिवरा लगा दिया, फिर राहर लगा दिया, कुछ और फसल लगा दिए उसी खेत में ना। उसी साल आपने क्या कर दिया, दूसरा फसल लगा दिया, तो द्विफसली कहलाएगा। मतलब खेत आपके पास एक ही है, उसमें आपने क्या किया, एक बार
एक फसल लगाया और उसी वर्ष आपने दूसरा फसल और लगा लिया, आपने 2 बार फसल लगा लिया, ठीक है। तो वहां पर पहले जो आप फसल लगाए थे उसको, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, शुद्ध या फिर नीरा बोया गया क्षेत्र बोलेंगे। फिर आपने जितने क्षेत्र में दोबारा इस प्रकार से फसल उगाया उसको हम लोग द्विफसली बोल देंगे। मतलब कुल मिला के आपने एक वर्ष में 1.5 एकड़, मतलब कि 1.5 एकड़ का जो क्षेत्र है वहां पर आपने खेती कर लिया, तो 1.5 एकड़ का जो जमीन रहेगा वो इस प्रकार से सकल बोया गया क्षेत्र कहला जाएगा, ठीक है। सकल बोया गया क्षेत्र कहला जाएगा। आपके पास मानकर चलो 5 एकड़ की जमीन है, आपने 5 एकड़ में धान उगा लिया। अब आपने धान कटने के बाद आप क्या सोचे कि मैं चाहता हूं कि मैं तिंवरा बो लेता हूं, खेत में मैं तिंवरा लगा, लाकड़ी है ना, तिंवरा बो लेता हूं, तो उसको मैं बो लेता हूं कितने में, ज्यादा तो नहीं बोना है, सिर्फ 2 एकड़ में बो लेता हूं। तो आपने 2 एकड़ में क्या लगा दिया, तिंवरा लगा दिया। तो 5 और 2 7 एकड़ आपने कुल खेती कर लिया। तो ये कुल खेती जो कुल सकल बोया गया क्षेत्र कहलाएगा ना, वही है 7 एकड़ का। जबकि शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो 5 एकड़ कैसे बोलेंगे, द्विफसली 2 एकड़, ठीक। तो वही चीज है कि छत्तीसगढ़ में शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है ना वो इतना है, ठीक है। कितना है, 46,16,213 हेक्टेयर छत्तीसगढ़ में कुल कृषि भूमि है जो कि नीरा या फिर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। इसी प्रकार से द्विफसली के बारे में बात करेंगे तो 9,07,485 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वो क्या चीज है, द्विफसली बोया गया क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। सकल दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 55,23,698 हेक्टेयर क्या चीज है, सकल बोया गया क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा है, तो याद रखेंगे महासमुंद में शुद्ध बोया गया क्षेत्र ज्यादा है, नारायणपुर में सबसे कम है, ठीक है, कि नारायणपुर में सबसे कम है। द्विफसली देखेंगे तो बेमेतरा में सबसे ज्यादा है, बीजापुर में सबसे कम है। अगर सकल बोया गया, कुल बोया गया क्षेत्र में देखेंगे तो बेमेतरा में सबसे ज्यादा है और नारायणपुर में सबसे कम है। देखेंगे तो बेमेतरा में हम चना उगाते हैं, चना वगैरह खेती ज्यादा होती है, द्विफसली ज्यादा लगा देते हैं, है ना, द्विफसली ज्यादा होता है। इस वजह से आप देखेंगे तो सकल बोया गया क्षेत्र जब हम लोग निकालते हैं तो द्विफसली और शुद्ध बोया गया क्षेत्र दोनों मिल करके बनता है ना सकल बोया गया क्षेत्र, तो बेमेतरा आगे हो जाता है। तो बेमेतरा में याद रखेंगे कि सकल बोया गया क्षेत्र है। फिर हम हमारे छत्तीसगढ़ में जो कुल बोया गया क्षेत्र जो है या फिर सकल बोया गया जो क्षेत्र है बेमेतरा में सबसे ज्यादा है, याद रखेंगे इस बात को। और सबसे कम किस में है, तो नारायणपुर में है। दोनों पॉइंट को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखो प्रदेश की प्रमुख जैविक फसलों के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कई ठो एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर धान का जैविक फसल के बारे में पूछा जाएगा ना, धान का जैविक फसल कौन कौन सा है, तो बता देंगे बासमती है, बादशाह भोग है, दुबराज है, पूसा सुगंध है, जवा फूल है, जीरा फूल है, तुलसी मंजरी है, काली कमोद है। एग्जाम में पूछा गया, जहां अंडरलाइन किया हो ना, जीरा फूल एग्जाम में पूछा गया है, काली कमोद एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार से लोकटी मांझी एग्जाम में पूछा गया है, मोतीचूर एग्जाम में पूछा गया है। लघु धान्य फसलों के बारे में बात करेंगे, है ना, कौन कौन सा, तो ये मक्का है, कोदो कुटकी है, रागी है, ये सभी है जैविक फसल। इसी प्रकार से दलहन तिलहन के बारे में बात करेंगे तो क्या है यहाँ पर, दलहन तिलहन, अरहर है, उड़द है, मूंग है, ये भी क्या चीज है, प्रकार का जैविक फसलें हैं। चलो अब देखो यहाँ पर वर्तमान में नवंबर 2024 तक कुल 79.61 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। इसको डायरेक्ट याद रख लेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितना राशन कार्ड है, तो इतना याद रखेंगे। राशन कार्ड के प्रकार, अब राशन कार्ड के प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। राशन कार्ड के प्रकार को थोड़ा देख लीजिए, कितने प्रकार के यहाँ पर दिख रहा है, 6 प्रकार का, लेकिन वर्तमान में बंद हो चुका है कौन, अन्नपूर्णा वाला। तो हमको देखने मिलता है अंत्योदय है, प्राथमिकता है, एकल निराश्रित है और निःशक्त जनता है और सामान्य है। इस प्रकार से इतने प्रकार का हमें छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड हमको देखने को मिलता है। इनका रंग क्या क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ में प्रमुख फसलों का उत्पादन और बोया गया क्षेत्र कितना कितना है उसको यहाँ पर दिया गया है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो छत्तीसगढ़ में प्रमुख फसलों का उत्पादन, बोया गया क्षेत्र और औसत उत्पादन हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर उत्पादन दिया हुआ है, देखो यहाँ जैसे फसल का नाम लिखा है, ठीक है, धान है, ठीक है, धान है, मक्का है, गेहूं है, कोदो कुटकी, ये सब को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अनाज बनेगा। क्या बनेगा, अनाज कहलाता है, ठीक है, ये सब अनाज है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे कि अगर दाल के बारे में बात करेंगे, दलहन के बारे में बात करेंगे, तो दलहन क्या क्या चीज है, तो चना है एक प्रकार का दलहन, लाखड़ी है, उड़द है, तुअर है, ये सब क्या चीज है, दलहन है, ठीक है, सब दलहन है। तो इन सबको हम दलहन के अंतर्गत रखेंगे, मतलब ये सभी दलहन के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर बात करेंगे तो तिलहन, तिलहन के बारे में बात करेंगे, तिलहन क्या चीज है, तिलहन में आता है मूंगफली, है ना, मूंगफली प्रकार का तिलहन है, तेल निकलता है उससे ना, सोयाबीन का तेल निकलता है, राई सरसों का तेल निकलता है, तिल का तेल निकलता है, सभी क्या चीज है, तिलहन है। तो इन सब का इस प्रकार से है तिलहन, दलहन और अनाज। तो अनाज में अगर हम बात करेंगे तो धान, मक्का, गेहूं, कोदो कुटकी है, तो सब क्या चीज है, अनाज है। इनका अगर हम उत्पादन के बारे में बात करेंगे, उत्पादन के बारे में बात करेंगे 23-24 में निकालेंगे ना, पिछला वाला डेटा हम लोग देखते हैं, वर्तमान को नहीं देखते, क्योंकि पिछला वाला डेटा ही हमको मिलता है, समय लगता है डेटा आने में, इसलिए। तो हम देखेंगे धान के बारे में बात करेंगे तो उत्पादन कितना हुआ है, ये 1000 मीट्रिक टन में दिया हुआ है ना, ध्यान रखेंगे। तो 11,048.20 हजार मीट्रिक टन क्या हुआ है, धान का उत्पादन हुआ है 2023-24 में।
इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे कितने क्षेत्रफल में धान लगाया गया था, तो 4348.65% सॉरी 4348.65 कितना हजार हेक्टेयर में क्या किया गया था, धान की खेती की गई थी। इसी प्रकार से अगर हम धान के औसत उत्पादन के बारे में बात करेंगे तो 2541 मतलब 2541 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का धान का उत्पादन हुआ है, यह बोला जा रहा है। ठीक है, चलो तो ये धान के बारे में हुआ। धान का ही एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो मक्का का कितना उत्पादन है, कितना उत्पादन हुआ है, कितना क्षेत्रफल है, कितना औसत उत्पादन है वो दिया हुआ है। इसी प्रकार से गेहूं का कितना उत्पादन हुआ है, कितना क्षेत्रफल है, कितना औसत उत्पादन है वो दिया गया है। इसी प्रकार से कोदो कुटकी का कितना उत्पादन है, कितना क्षेत्रफल में बोया गया था और उसका औसत उत्पादन नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार था। अब अगर कुल अनाज के बारे में बात करेंगे तो कुल अनाज का उत्पादन है ना इतना हुआ है। ठीक है, 11,710.46 क्या हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। ठीक है, 11,710.46 हजार मीट्रिक टन का क्या हुआ है, कुल अनाज का उत्पादन हुआ है। ये सभी अनाज को जोड़ देंगे तो इस प्रकार से उत्पादन इतना आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो क्षेत्रफल 4,693.8 हजार हेक्टेयर का क्षेत्रफल में कुल अनाज बोया गया था। इसी प्रकार से हम दलहन के बारे में बात करेंगे तो दलहन का कुल उत्पादन 356.22 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो 521.21 जो क्या है क्षेत्रफल है। ठीक है, हजार हेक्टेयर। चलो इसी प्रकार तिलहन के बारे में बात करेंगे तो इस प्रकार से 84 है और ये क्या चीज है 84 और 116.4 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसको बोया गया था। तो ये उत्पादन है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, हजार हेक्टेयर में हजार मीट्रिक टन में तो दिया गया है। इस प्रकार ध्यान रखेंगे। मूंगफली को देख लो, है ना, सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे, देखो अगर हम कुल दलहन में बात करेंगे ना, कुल दलहन में सबसे अधिक उत्पादन चना का हुआ है इस वर्ष 2023-24 में। इस वर्ष मतलब कि 2023-24 के बारे में बात करेंगे तो दलहन अगर बात करेंगे तो चना याद रखेंगे ना, चना का उत्पादन कितना 209.17 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। क्या चना 253.06 हजार हेक्टेयर में क्या चना उगाया गया था। तो याद रखेंगे इस बात को, चना को याद रखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से इसका औसत उत्पादन को याद रखेंगे। इसी प्रकार से तुअर का औसत उत्पादन याद रखेंगे, है ना। इसको देखो, अब मूंगफली का जो उत्पादन है, मूंगफली का जो उत्पादन है वो 31.65 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है, जो कि ज्यादा है। मतलब कि तिलहन में अगर देखेंगे, प्रमुख तिलहन फसल पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे मूंगफली। प्रमुख तिलहन फसल पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे मूंगफली। प्रमुख दलहन फसल पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे चना। प्रमुख अनाज पूछा जाएगा तो बोलेंगे धान। जिसका उत्पादन ज्यादा होता है ना उसी क्या बोलते हैं प्रमुख बना देते हैं, उसी क्या बनाते हैं प्रमुख बनाते हैं। तो प्रमुख अगर प्रमुख तिलहन पूछेगा तो मूंगफली बोलेंगे। 31.65 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। और अगर देखेंगे, क्या देखेंगे, क्षेत्र अगर देखेंगे सबसे ज्यादा किसको लगाया गया था, तो हम बात करेंगे अगर तिलहन में, तो तिलहन में हम राई सरसों को देखते हैं जो कि 31.40 हजार हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उगाया गया था। अब देख लो गन्ना का जो उत्पादन है इतना 160.89 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है गन्ने का अगर हम बात करेंगे कितना औसत उत्पादन है तो कितना है वो 5718 औसत उत्पादन है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये गन्ने का उत्पादन। इस प्रकार से औसत उत्पादन में अगर आप ध्यान से देखोगे, औसत उत्पादन में सबसे ज्यादा गन्ने का ही आता है। देखो ये ऊपर में जितने भी आप देखोगे, धान का भी उतना नहीं है जितना किसका है, ये गन्ने का है। तो गन्ने का औसत उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इस चीज को दिमाग में अच्छे से बिठा कर रखिएगा। सभी फसलों को उत्पादन देखो, अब सभी फसलों को उत्पादन के क्रम में अगर आप पूछा है ना तो इसको आपको याद रखना है ना, बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बार बार। जैसे देखो धान, मक्का, गेहूं, चना, लाखड़ी और मूंगफली, इस प्रकार से सभी फसलों में जो उत्पादन है उसका घटता क्रम आपको जमाने के लिए बोला जाएगा, तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, धान देखो धान है, इसको आप ट्रिक बना लो ना, धाम ग च ला मु, ऐसे इस प्रकार से कुछ है ना, इसको ट्रिक वगैरह बनाकर याद रखो। धान है, मक्का है, गेहूं है, चना है, लाकड़ी है, फिर मूंगफली। फसलों को उत्पादन का क्रम को घटते क्रम इस प्रकार से पूछा गया, तो ऐसे याद रखें। सभी फसलों का क्षेत्रफल क्रम पूछेगा तो धान है, चना है, फिर गेहूं है, फिर यहाँ पर लाकड़ी या फिर तिवड़ा है, और यहाँ पर क्या है मक्का है। तो ये सभी फसलों के क्षेत्रफल का क्रम है घटते क्रम, इस प्रकार से ये उत्पादन का क्रम है घटते क्रम में। इसी प्रकार से प्रति हेक्टेयर फसलों का औसत उत्पादन का जो घटते क्रम है, सबसे ज्यादा मैं बोला था ना गन्ना का सबसे ज्यादा होता है, गन्ने का, फिर मक्के का, फिर यहाँ पर धान का, फिर कपास का, इस प्रकार से घटते क्रम ये दिया हुआ है। चलो अब कुछ चीजें और देख लो, कृषि विपणन देख लो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। विपणन मतलब मार्केटिंग होता है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं इसको समझो। तो कृषि मंडियां, कृषि
उपज मंडियां कितनी है, मतलब कृषि मंडियां कितनी है, तो 69। उप मंडियां कितनी है, तो 121। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना, सीधा यहाँ पर नंबर पूछा जाएगा। प्राथमिक कृषि साख समिति 2058। धान उपार्जन केंद्र 2739। इसी प्रकार से वर्तमान नवंबर 2024 में कुल 79.61 लाख राशन कार्ड है प्रचलित। मैं आपको समझा चुका हूँ, ये पहले भी मैं आपको समझाया था। तो इस प्रकार से ये चारों पॉइंट को याद रखेंगे। इसको भी याद रखेंगे, राशन कार्ड कितने हैं। आदर्श मंडी की संख्या कितनी हमारे छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा, तो 5 बताएंगे। कहाँ कहाँ पे, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, धमतरी और कुरुद। ठीक है, राजनांदगांव, देखो कवर्धा पहले याद रखें, कवर्धा ऊपर में से मैप बनाएंगे तो लेफ्ट साइड में इधर कवर्धा है, नीचे उतरेंगे तो राजनांदगांव है। ठीक है, और ऊपर चले जाएंगे तो क्या है, मुंगेली है, तो मुंगेली है, फिर कवर्धा है, फिर राजनांदगांव है, फिर धमतरी और कुरुद। धमतरी और कुरुद में है, धमतरी और कुरुद वहीं आसपास में है, धमतरी के अंतर्गत कुरुद आते हैं। तो इस प्रकार से आदर्श मंडी। पूर्ण जैविक जिला कौन कौन सा है, तो बता देंगे, गरियाबंद है, नारायणपुर है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा, सुकमा है। देखो गरियाबंद के अलावा यहाँ पर नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये चारों को देखो बस्तर संभाग में आता है कि नहीं आता है, आता है। ठीक, बाकी गरियाबंद और ये 4 जिला से तो पूर्ण जैविक जिला आता है। ठीक है, धान खरीदी मार्कफेड के द्वारा की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको आप लोग अलग से आप लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, नोट्स में आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। धान खरीदी कौन करता है, मार्कफेड द्वारा होता है। धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़, मतलब ये डेटा जो भी हम लोग इस वर्ष के आधार पर हम लोग देखते हैं, उस आधार पर इस प्रकार दिया गया है। देखो तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ इस प्रकार धान खरीदी होता है। 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या रखा गया था, तो 160 लाख मीट्रिक टन रखा गया था। ठीक है, खरीफ वर्ष 2024-25 में राज्य के लगभग 27.74 लाख किसानों से इतना लाख मीट्रिक टन का धान खरीदी किया गया है ना 2024-25 में। 2024-25 में लक्ष्य कितना रखा गया था, 160 लाख मीट्रिक टन रखा गया था। खरीदी कितना हुआ, लगभग 150 हुआ है। ठीक है, 150 हुआ है। लक्ष्य क्या 160 रखा गया था। कृषि उन्नति योजना के तहत किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का जो समर्थन मूल्य है वो मिल रहा है। ठीक है, और अंतर का जो मूल्य है वो दिया जाता है सब्सिडी के माध्यम, अंतर की जो राशि बाद में उसको डाला जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे हो रहा है, इसको जोड़ो 23 और 800 को जोड़ो, 2300 और 800 को जोड़ो 3100 हो जाएगा। तो वही चीज़ है, तो बोनस इस प्रकार से 800 है, बाकी यहाँ पर धान का जो मूल्य है वो इतना है। ठीक है, तो समर्थन मूल्य प्लस बोनस अगर मिला देंगे तो इस प्रकार से धान खरीदी इतने में की जा रही है। ऐसे 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान खरीदी होती है ना, इस प्रकार से आप सुने होंगे। तो 2300 रुपये तो इसका क्या चीज़ है, समर्थन मूल्य है, और यहाँ पर 800 रुपये क्या चीज़ है, बोनस है। तो वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक हुई, ये बोला गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य धान, देखो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य एग्जाम में पूछा था ना, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य धान के लिए 2300 रुपये, और ए ग्रेड धान के लिए 2320 रुपये। ठीक है, 20 रुपये एक्स्ट्रा हो जा रहा है, किसके लिए, ए ग्रेड धान, ए ग्रेड का जो धान है उसके लिए। इसी प्रकार से तुअर का समर्थन मूल्य देख लो, मूंगफली का देख लो, सोयाबीन का देख लो, रागी का देख लो। इंपॉर्टेंट सिर्फ धान का होता है। ठीक है, धान का समर्थन मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखेंगे, 2300 और 2320 रुपये। ठीक है, ए ग्रेड का 2320 रुपये हो जाएगा। जबकि धान खरीदी 2023-24 में राज्य के लगभग 24.72 लाख किसानों ने 144.9 लाख मीट्रिक धान की खरीदी की है ना। ये 23-24 के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हमको 23-24 को ध्यान न दे करके हमको किसको याद रखना है, हमको 24-25 को याद रखना है। तो 24-25 को याद रखने के लिए आप बता देंगे कि इतना लाख 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कितना हुआ, 150 हुआ, ऐसे याद रख लेंगे, है ना, 150 ही तो है ना, ऐसे 149.92 है, लगभग उतना ही है। चलो कुछ और पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तेंदुपत्ता का भी क्रय जो तेंदुपत्ता का भी क्या करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या करते हैं, खरीदते हैं, जिसका वर्तमान न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है वो 5500 रुपये है ना, 5500 रुपये प्रति मानक बोरा है। तेंदुपत्ता को खरीदी की जा रही है 5500 रुपये प्रति मानक बोरा के दर पर खरीदी की जा रही है। एक मानक बोरे में लगभग 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं। कितने, 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं एक मानक बोरा में, और इतने रुपए की दर से क्या हो रही है, तेंदुपत्ता की खरीदी की जा रही है। वर्ष 2024-25 में 15.56 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ, ये बोला गया है। चलिए, तो ये हो गया सामान्य जानकारी। अब यहां पर आता है क्वेश्चन। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में फसल क्षेत्र का योगदान हम लोगों ने देख चुका है। फसल क्षेत्र का योगदान कितना, 9.67% है ना, फसल क्षेत्र का योगदान।
23-24 में फसल क्षेत्र का क्या है, उत्पादन में गलत है। अच्छा, फसल का उत्पादन में गलत, कौन सा गलत है? देखो, मूंगफली हम लोगों ने 36 के आसपास देखा था क्या? 36 के आसपास हम लोगों ने देखा था। कितना था मूंगफली? सॉरी 36 नहीं, 31 था, 31.65 है ना। ये जो 40 दिया है ना, 40 नहीं है, वो कितना है, 31.65 है। ऐसे 1000 मीट्रिक टन, 1000 मीट्रिक टन। ठीक है, तो ये हमको गलत बोला है, तो गलत में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बोया गया क्षेत्र अधिक है? छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बोया गया क्षेत्र अधिक है? तो बोया गया क्षेत्र में हमको क्या देखने मिलता है, बेमेतरा, है ना। अभी हम लोगों ने देखा बेमेतरा सबसे मतलब अधिक है। ठीक है, राज्य में 23-24 में फसल उत्पादन का सही क्रम, फसल उत्पादन का सही क्रम है ना, धान, मक्का, गेहूं, चना, क्या था? चलो डायरेक्ट मैं यहाँ पर आंसर मार दे रहा हूँ, ये था। ठीक, छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है? देखो, तिलहन फसल वही होगा जो ज्यादा उत्पादन होगा। तो मैं क्या बोला हूँ, मूंगफली का ज्यादा उत्पादन हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मूंगफली प्रमुख फसल हो जाएगा, है ना। तिलहन फसल का प्रमुख फसल में मूंगफली आ जाएगा, है ना। जैसे धान अनाज का प्रमुख फसल है, इसी प्रकार से तिलहन क्या चीज है, तिलहन का प्रमुख फसल मूंगफली है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में तिलहन फसलों को उत्पादन क्या था, है ना। 2023-24 तिलहन फसलों को उत्पादन, तिलहन फसलों का उत्पादन सबको मिलाकर बोला गया है ना। तो कितना था जी, कितना था, 84 था या 84 था। 23-24 में छत्तीसगढ़ में मूंगफली का कुल उत्पादन कितना हुआ था? 31। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, है ना। मूंगफली का उत्पादन 31 है कि नहीं है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि में से किस जिले में? देखो, ऐसा नहीं सोचना है ना कि सर देख देख के बता रहे हैं, ऐसा नहीं। कंफर्मेशन बहुत जरूरी है ना। कोई भी गलत जानकारी मैं आपको नहीं देना चाहता, इस वजह से। सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ है? नारायणपुर में है क्या? नारायणपुर में है, ठीक है ना। अगला क्या है यहाँ पर, देखो, छत्तीसगढ़ में किस दाल का उत्पादन वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक मात्रा में हुआ है? किस दलहन का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में? चना का हुआ है क्या? हाँ। निम्नलिखित में किस जिले में द्विफसली क्षेत्रफल कम है? द्विफसली क्षेत्रफल कम है, नारायणपुर में है क्या? नारायणपुर में, बीजापुर में? द्विफसली बोला गया ना, बीजापुर में, जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, बीजापुर में है ना। सकल में नारायणपुर था, और कुल बोया, सॉरी, निरा बोया गया क्षेत्र में नारायणपुर कम था, है ना। नारायणपुर दो जगह, मतलब कि शुद्ध में या फिर निरा में, और सकल बोया गया में नारायणपुर कम था, ध्यान रखेंगे। इसमें देख लो क्या है, छत्तीसगढ़ में धान के बाद किस फसल का उत्पादन 2023-24 में सबसे अधिक मात्रा में? धान के बाद किस फसल का उत्पादन? तो धान के बाद हमको मक्का याद आता है क्या? मक्का आता है क्या? मक्का आता है, ठीक है। धान के बाद धाम चगे, ऐसा कुछ ट्रिक बना था वहां पर, बताया था ना, सीक्वेंस क्रम में, है ना, घटते क्रम में बताया था, वही वाला। तो छत्तीसगढ़ राज्य कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग कृषि तथा इससे जुड़े कार्यों पर आश्रित है? तो हम लोगों ने क्या देखा है, लगभग 70% जो आबादी है वो कृषि तथा इससे जुड़े कार्यों पर आश्रित है, ठीक है। अगले देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत 80% है कि नहीं? 80% है, ठीक है, 80% है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किस फसल का है? किस फसल को सबसे अधिक रोपित करते हैं धान के बाद? किसका है? मक्का, गेहूं, ज्वार, चना? चना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भूमि जोतों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में भूमि जोतों की संख्या 40 लाख है, 40 लाख है, ठीक है, 40 लाख, 40.1, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है। आदर्श मंडी कहाँ स्थापित नहीं की गई है? देख लो, है ना, कुरुद, कवर्धा, मुंगेली, जांजगीर। तो कुरुद, कवर्धा, मुंगेली, जांजगीर, यहाँ पर क्या था, जांजगीर में नहीं है, ठीक है। आदर्श मंडी कहाँ नहीं है? जांजगीर में नहीं है,
बताया था ना, मुंगेली है, फिर कवर्धा है, फिर राजनांदगांव है, फिर धमतरी है, फिर कुरुद है, ऐसा बताया था। तो ऐसा कुछ है। माड़िया मतलब रागी का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? माड़िया का उत्पादन जो है कोंडागांव में होता है। ठीक है, कोंडागांव में क्या होता है, उत्पादन होता है, इसको देख लीजिएगा, है ना। कुछ कुछ आंसर जो कि कुछ कुछ उधर नहीं पढ़े हैं ना, तो वो आपको ऐसे ऑप्शन में मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन में मिलता है वो। अब देख लो वहां पर क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा विवाद टाइप का कुछ था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जहां तक इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है चलो सही है। वहाँ देख लीजिएगा कौन कौन सा था, उसको हम लोगों ने जैविक फसल के अंतर्गत शामिल किया था, वो है ना। तो वही जैविक फसलें कौन कौन सी हैं, तो सभी है ना। बादशाह हो गए, जमा फूल है, दुबराज है, उड़द है, सभी क्या है, जैविक फसल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या डी, इसको लेना है। निम्न में कौन से कथन सही नहीं है बोला गया है? ओ माय गॉड, इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा स्टेटमेंट है। इसको देखो पहले, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन है तो कितने कृषि उपज मंडी एवं मंडी है? तो हम लोग जानते हैं कृषि उप मंडी हम लोग जानते हैं 121 और मंडी जानते हैं 69। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। ये अब इसको आप लोग पढ़िएगा, है ना, क्या क्या दिया हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट इसका आंसर मार दे रहा हूँ। 19 का क्या है, केवल 3 इसका सही नहीं है, बाकी सब सही है ना। कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है, तो इसका 3 सही नहीं है ना। कहाँ है 3? केवल 3 सही नहीं है, बाकी सब क्या है, सही है। तो देख लीजिएगा, है ना, बाकी मतलब ये जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर समझते हैं। कहाँ है अगला क्वेश्चन? 31 मार्च 2022 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने कृषक क्लब कार्यरत है? तो 700 हम लोगों ने क्या देखा था, 700 कृषक क्लब है, ये आपको समझाया था ना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किन फसलों का उपार्जन किया जाता है? तो धान का, मक्का का, गेहूं का, सबका। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी आ जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। सभी का क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको देखो, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर वर्ष 2019-20 से 24-25 के मध्य रही। कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर पूछा गया, सिंपल है ना। कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर हम लोगों ने क्या देखा है, 5.39% है, हो गया 5.39%। ठीक है, कहाँ से वो क्वेश्चन यहाँ आ गया, उधर का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में किस तिलहन फसल का उत्पादन सबसे अधिक हुआ? किस तिलहन फसल का? मूंगफली का हुआ है सबसे अधिक उत्पादन। मूंगफली का क्या हुआ है, सबसे अधिक उत्पादन। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए। मूंगफली का उत्पादन ज्यादा हुआ है ना, बताया था आपको। इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकरण किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? 2007 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 2007 से क्या हुआ है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, राशन कार्ड खरीद लेने जाते हैं, राशन कार्ड के माध्यम से चावल लेने जाते हैं ना, तो वहां पर जो कंप्यूटरीकरण हुआ है, कंप्यूटराइजेशन जो हुआ है, कंप्यूटर के माध्यम जो डेटा एंट्री करते हैं, वो कब हुआ है? तो ये 2007 से हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चावल महोत्सव कब प्रारंभ किया गया? चावल महोत्सव कब प्रारंभ किया? फरवरी 2008 है क्या? फरवरी 2008 है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था 2012 में। छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त मंथन अवार्ड का संबंध है, मंथन अवार्ड का संबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटराइजेशन से, है ना, कंप्यूटरीकरण किया गया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, इसीलिए उनको मंथन अवार्ड दिया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक राशन कार्ड की संख्या क्या संख्या किसको प्रदान की गई है? अंत्योदय, प्राथमिक, सामान्य, निःशक्त जन। तो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र को सबसे ज्यादा, प्राथमिक क्षेत्र का क्या है, सबसे ज्यादा राशन कार्ड की संख्या है। तो
ये देखो ये क्वेश्चन ना फूड इंस्पेक्टर वगैरह में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना डिटेल में अभी मेरे ख्याल से डीप में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, जब मेरे ख्याल से ये ऐसा क्वेश्चन अब नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी देख लो। इसका आंसर क्या है, डी है ना। क्या बोला गया है, बस्तर के राज्य के बस्तर संभाग में किस प्रकार के परिवार को प्रति माह 2 किलोग्राम गुड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी है, सभी प्रकार के अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार, एकल निराश्रित और अन्नपूर्णा, सभी को क्या करते हैं, प्रति परिवार को प्रति माह 2 किलोग्राम का गुड़ दिया जाता है, ठीक। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट नहीं है। फूड इंस्पेक्टर वगैरह पूछा जाएगा ना, तो फूड इंस्पेक्टर वगैरह एग्जाम होते तब वहाँ पर याद रखेंगे, वो उस समय पूछ सकता है, ये अभी नहीं पूछा जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार दिसंबर 2022 की स्थिति में मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या क्या है। मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या, इसको तो याद रखना पड़ेगा जी, कितना है, 28.66 लाख, ये इसका सही आंसर है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जाता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, कितने प्रकार को देखते हैं, 5 प्रकार का देखते हैं। 6 प्रकार का वहां पर लिखा हुआ था, लेकिन मैं क्या बोला था, एक प्रकार बंद हो चुका है। जिस समय इसको पूछा गया था ना, उस समय इसका आंसर 6 लिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा किस प्रकार का अभी प्रश्न बन रहा है। अभी फिलहाल 5 आपको आंसर लेना है। इसमें भी देख लो, वही है, फिर गुड़ वगैरह आ गया, इसको छोड़ो, हटाओ। इसको देख लो, 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य किस जिले में उचित मूल्य की दुकानें सबसे कम, उचित मूल्य की दुकानें सबसे कम कहां पर, दंतेवाड़ा है कि बीजापुर है, नारायणपुर है। बीजापुर है, नारायणपुर, कौन सा है दोनों में से, नारायणपुर, ठीक है। सबसे कम किसमें, नारायणपुर में उचित मूल्य की दुकानें, ठीक है। कहाँ है सबसे कम, तो नारायणपुर में, याद रखेंगे। जैविक खेती योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला पूर्ण जैविक जिला के रूप में शामिल नहीं होता है, ठीक है। पूर्ण जैविक जिला के अंतर्गत शामिल नहीं होता, तो इसमें क्या याद रखेंगे, गरियाबंद है कि राजनांदगांव है, राजनांदगांव है, ठीक है। राजनांदगांव क्या पूर्ण जैविक जिला के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। सुकमा शामिल है, बीजापुर है, गरियाबंद भी है, राजनांदगांव इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले देखो, निम्नलिखित में से कौन से छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल नहीं है। कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो काबुली चना खरीफ फसल नहीं है, बाकी कोदो, कुटकी, जौ, सभी का चीजें खरीफ फसल है, ठीक। चलिए, तो कृषि तक हुआ। अब हम लोग अगला, अच्छा हमारे एंड्रॉइड ऐप को दिया हुआ है, सीजी मैपोलॉजी सर्च करेंगे तो हम प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसमें देखेंगे तो बहुत सारे कोर्स आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, है ना। मैथ्स रीजनिंग का कोर्स मार्च 449 रुपीज़ में, CGPSC का टेस्ट सीरीज 299 रुपये में चल रहा है। बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है, काफ़ी अच्छा। इसका जो आप देखेंगे ना, इसका जो आपको मैं शेड्यूल बता दे रहा हूँ, है ना। अब ये इतना सारा पढ़ाने के बाद मुझे अभी नहीं लग रहा है कि आगे का क्लास अभी मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो देखेंगे उसको। CGPSC का टेस्ट सीरीज है, टोटल इसमें 20 टेस्ट रखा गया है और बहुत शानदार तरीके से टेस्ट को डिजाइन किया गया है। इस प्रकार से है शेड्यूल, आप देखेंगे तो ऐसे, है ना। टेस्ट को नया पैटर्न के आधार पर, अभी वर्तमान में जिस प्रकार से व्यापम PSC क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उसी पैटर्न के आधार पर बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। तो इसको आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता है 8770183315, उस पर आप लोग संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। चलिए, कहाँ पर आए थे, कहाँ पर आए थे जी, काफी आगे बढ़ गए ना। उद्यानिकी अब आता है, ठीक है। तो चलो, उद्यानिकी है, उसके बाद है ना, उद्यानिकी पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। वनों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पर हमको क्या देखना है, सिंचाई को देखो, ये देखना है क्या, कृषि पशुपालन देखना है, फिर यहाँ पर मत्स्य पालन देखना है, फिर इसके बाद सिंचाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये देखो, छत्तीसगढ़ में सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंचाई से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको देखना है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना होगा, खनिज पढ़ना है और विद्युत पढ़ना है। देखो, ये यहाँ पर विद्युत के बारे में बात किया गया है, विद्युत देखेंगे, फिर खनिज पढ़ेंगे, फिर उद्योग पढ़ेंगे। तो एक क्लास तो और लगेगा, है ना। एक क्लास में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, काफ़ी मुश्किल है कंप्लीट कर पाना। तो इसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक। आज से क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।